गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और इस अवसर पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत की है, जिसमें आपका हिस्ट्री, करंट और बिहार का सेशन चल रहा है। एक टोटल करंट का सेशन चल रहा है। इकोनॉमी और पॉलिटी और साइंस का भी सेशन शुरू होने वाला है। हम लोगों की कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें और 17वीं बीपीएससी पीटी में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसका टोटल बर्थ प्राइस जो है वो 999 है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। सिर्फ करना यह है कि आप दृष्टिकोण क्लास ऐप को डाउनलोड कर लें और दृष्टिकोण आईएएस कूपन का इस्तेमाल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज करेंट, हिस्ट्री और बिहार का तीसरा सेशन है। ये क्वेश्चन मैंने इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था। आप लोगों ने बनाया होगा तो मिला लेंगे, है ना, या फिर आप एक्सप्लेनेशन को सुन लेंगे। ये आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जगन्नन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आपके सामने विकल्प है कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कि इस योजना की शुरुआत जो की है वो आंध्र प्रदेश में चल रहा है अभी भी, है ना। ये योजना शुरू हुआ था 2020 में। आगे 2023 में कुछ नए प्रावधान ऐड हो गए, है ना। और इसका जो मुख्य मोटो है वो मोटो है महिला सशक्तिकरण, माताओं का सशक्तिकरण, छात्रों के स्कूल तक पहुंच को सुनिश्चित करना, शैक्षणिक डेवलपमेंट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, यही इसका मोटो है। और इसे शुरू किया था आंध्र प्रदेश के उस वक्त सीएम हुआ करते थे जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ही शुरू किया था। और इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली आंध्र प्रदेश की माताओं को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 15,000 रुपया प्रति वर्ष वित्तीय सहायता की जाती है। ठीक है, यही व्यवस्था है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ऑपरेशन कन्वेंशन नामक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? आपके सामने विकल्प है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन कन्वेंशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और ये शुरू हुआ आपका कब? 2023 में, जुलाई 2023 में। और इसका जो मुख्य मोटो है वो मोटो है अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना। गो हत्या, हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट जैसे संगीन अपराधों की जांच 30 दिनों के अंदर हो और अपराधियों की सजा को सुनिश्चित किया जाए, यही इसका मुख्य मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के दिन, यानी 1 अगस्त को दिया जाता है। और ये दिया जाता है राष्ट्र के डेवलपमेंट में जिनका योगदान है, राष्ट्र के विकास में जिसका योगदान है, उनको दिया जाता है। तो इस बार ये पुरस्कार दिया गया है किसको? नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है, थ्रू द ब्रोकन ग्लासेज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो आपके सामने विकल्प है रघुनाथ राजन, अमिताभ दास, शक्तिकांत दास और टीएन शेषन। आपने नाम सुना होगा टीएन शेषन का। ये बुक है टीएन शेषन की और ये बुक उनके मरणोपरांत 4 साल के बाद पब्लिश हुई है और इसे पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको मालूम होगा कि 1990-95 में मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे टीएन शेषन और उनके काल में बहुत बेहतर तरीके से चुनाव को संपन्न कराया गया था। कहने का मतलब है कि बेहतर चुनाव के साथ क्या अंतर आता है, क्या डेवलपमेंट आता है, राष्ट्र की क्या प्रगति होती है, इस संदर्भ में इस बुक में विचार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चालित ट्रेन की शुभारंभ कहां की जाएगी? हाइड्रोजन चालित ट्रेन मुख्य मोटो क्या है? हाइड्रोजन चालित ट्रेन का जो मुख्य मोटो है वो मोटो है कि भाई प्रदूषण कम से कम हो, है ना।
ये प्रदूषण फ्री है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और जो उत्सर्जित होता है वो वाष्प उत्सर्जित होता है और पानी उत्सर्जित होता है। भारत सरकार की योजना है कि ऐसे 35 ट्रेन का संचालन किया जाए, और ये फर्स्ट जो चलाया जाएगा वो जिंद टू कहाँ, सोनीपत। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, जिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहां किया जाएगा। भारत की पहली समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहां किया जाएगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत हो रही है कहां, विकल्प आपका है गोवा, गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो इसकी शुरुआत की जा रही है गुजरात में। गुजरात का एक साइट है, आपने नाम सुना होगा, लोथल का। ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही पॉपुलर पोर्ट टाउन है, यही शुरू किया जाएगा। 400 एकड़ में इस परिसर का डेवलपमेंट होगा, जो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, शैक्षणिक केंद्र के रूप में, इंटरटेनमेंट केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, विश्व का पहला देश जिसने मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। तो आपके सामने विकल्प है जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और चीन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चाइना, चीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, आसियान खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया। आपके सामने विकल्प है सऊदी अरब, यूएई, इराक और मॉरिशस, है ना। आपका आंसर होगा यूएई यानी बी। यूएई में एक जगह है जिसका नाम है रियाद, है ना, यही किया गया है। और इसका जो मुख्य मोटो है वो मोटो क्या है, इसका मोटो है वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, समाचार पत्रों में करौली चर्चा में रहा है, यह किस लिए सुर्खियों में है। आपके सामने विकल्प है तांबे की खोज, लौह अयस्क की खोज, दस्ता की खोज और सोना की खोज। आपने पढ़ा होगा, ये मुख्य रूप से किसके लिए पॉपुलर है, ये पॉपुलर है लौह अयस्क की खोज के लिए। ये करौली कहां है, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, और ये जो खान का खोज हुआ है, आप सोच सकते हैं कि अबाउट 18,088 हेक्टेयर में ये मतलब कि फैला हुआ है, और यहां से काफी मतलब कि लौह अयस्क की प्राप्ति हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। तो याद रखना है कि सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई मतलब सूरत में या गुजरात में कितने ऐसे पोर्ट हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का दर्जा दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये 4 पोर्ट है। एक तो सूरत आपका हो ही गया, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा घोलेरा, और कौन है, राजकोट है। ठीक है, तो 4 मतलब कि ऐसा आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, सागर संपर्क सैटेलाइट सिस्टम किस संस्थान ने लॉन्च किया है। सागर संपर्क सैटेलाइट सिस्टम को किस संस्थान ने लॉन्च किया है। आपके सामने विकल्प है इसरो, आपके सामने विकल्प है डीआरडीओ, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, और लास्ट विकल्प है ए और सी। आपको देखना है कि कौन सा आंसर होगा। यह वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे विकसित इसलिए किया जा रहा है कि यह बंदरगाह को भी सुरक्षा देगा और शिप का समुद्र में आवाजाही को भी क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा। यह शुरू किया गया है केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शुभारंभ कहां किया जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का प्लान है कि ऐसे सैनिक स्कूल अबाउट 100 होने चाहिए, यानी 100 स्कूल को मतलब कि स्थापित करने का प्लान है। यानी आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी दोनों प्रयास से संचालित ये स्कूल होगा। इसका उद्घाटन किया था अमित शाह ने, और ये शुरू हो रहा है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय की पहल है। मिशन वात्सल्य योजना कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था, उनके डेवलपमेंट की कोशिश करना, उनका सर्वांगीण विकास हो, है ना।
मिशन वात्सल्य की यही योजना है और ये शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलिदान स्तंभ का निर्माण कहां किया गया? आपके सामने विकल्प है नई दिल्ली, श्रीनगर, लेह और चंडीगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैनिकों के सम्मान में बना ये आपका क्या है, पहला शहीद स्मारक है। नहीं, यानी शहीद सैनिकों के सम्मान में ये बनाया गया। इसका निर्माण हुआ है श्रीनगर में, आपने नाम सुना होगा श्रीनगर का लाल चौक, है ना। और इसका भी उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है अभी हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह का पर्यवेक्षक का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया? सऊदी अरब को प्रदान किया गया, यूएई को प्रदान किया, कुवैत को या इराक को? आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा कौन सा? वो आपका आंसर होगा यूएई। याद रखिएगा, आंसर होगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने अभी किस देश में अपना दूतावास खोला है? भारत ने अभी किस देश में अपना दूतावास खोला है? आपके सामने विकल्प है रूस, फ्रांस, नॉर्वे और क्या, उरुग्वे। फ्रांस में एक जगह है मार्शले, वहीं भारत ने अपना क्या किया है, दूतावास खोला है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजा कोथा अभियान का शुभारंभ किस राज्य ने किया? गज कोथा अभियान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? याद रखिएगा, केरल, कर्नाटका, असम और तमिलनाडु। आपका आंसर होगा आसाम। ठीक है, ये गज कोथा अभियान का मुख्य मोटो क्या है? मोटो है मानव और हाथी के बीच सह अस्तित्व को विकसित करना, लोगों में हाथी की सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। ठीक है, या यहां से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और असम वन विभाग के द्वारा ये प्रोग्राम क्या किया गया, शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन विश्व 23 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन विश्व 23 का आयोजन कहां किया गया? ये G20 कार्यक्रम के रूप में, G20 कार्यक्रम के रूप में है, जिसका आयोजन किया गया कहां? नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार कहां हींग की खेती किया गया है? जनरली हमारे यहां जो हींग आता है वो आता है आपका अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, इराक से आता है। लेकिन अभी अभी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है लाहौल स्पीति। ठीक है, यहां हींग की खेती की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20वां प्रश्न है, भारत में विश्व 23 का सबसे छोटा दिन, याद रखिएगा क्या है? 22 दिसंबर। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है आपका हिस्ट्री से, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कॉटेज आर्मादा व्यवस्था का विचार किसने दिया? कॉटेज आर्मादा व्यवस्था आपको पता ही होगा कि पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। तो सागर से कोई भी जहाज अगर गुजरता था तो उन्हें पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। बगैर परमिट का सिर्फ एक मात्र साल में एक शिप फ्री था, किसके लिए? अकबर के लिए, है ना। तो ये कॉटेज आर्मादा व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने? वो दिया था क्रेस्टो ने। याद रखिएगा, वो क्रेस्टो ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत का चयन करें। वो कथन जो आपको गलत, गौर से सुनिएगा भी और सोचिएगा भी। ए है, भारत में जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया। बिल्कुल सही है, जातियों के लिए कास्ट सिस्टम का इस्तेमाल पुर्तगालियों ने किया। बी है, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। आपको पता ही होगा कि पुर्तगालियों ने ही तंबाकू की खेती दिया, है ना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। आपको पता होगा कि अबाउट 1556 में गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, है ना, और ईसाई पंपलेट को छापा गया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है फ्रांसिस डी अल्मीडा ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही शासक से गोवा छीन लिया। यह सही है कि 1510 में बीजापुर के आदिल शाही शासक से गोवा तो छीना गया, लेकिन गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा नहीं था, वो अल्बुकर्क हुआ करता था। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या होगा? यही गलत है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला जो प्रश्न है वो है 10 पाउंड वार्षिक शुल्क के एवज में किसने ब्रिटिश कंपनी को बंबई का टापू दे दिया? आपने सुना होगा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी ये क्या कहता है कैथरीन ब्रेगेंजा के साथ हुई और उन्हें दहेज में बंबई का टापू मिला। चार्ल्स द्वितीय ने यह टापू 10 पाउंड के एवज में किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो आपने सुना भी होगा कि भाई बंबई फोर्ट का डेवलपमेंट हो गया है ना। ये आपका गेराल्ड अंगियार, ये बंबई का जन्मदाता है, वही वहां का क्या है? गवर्नर भी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने ह्वेन सांग की जीवनी लिखी है? निम्नलिखित में से किसने ह्वेन सांग की जीवनी लिखी? आपको पता ही होगा ह्वेन सांग चाइनीज यात्री है, भारत आता है बौद्ध धर्म संबंधित ज्ञान को अर्जित करने के लिए, बौद्ध धर्म स्थल के भ्रमण के लिए वो जब आया था तो उस वक्त नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन की सत्ता थी और हर्षवर्धन का काफी संरक्षण भी मिला। और ये ह्वेन सांग के बारे में एक चीज और था कि आपने ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण किया और जिस वक्त यह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय के ऋषि हुआ करते थे कौन? शीलभद्र हुआ करते थे। तो इसकी जीवनी लिखी किसने? इत्सिंग, सुंगयुन, हुईली और सियानहू। याद रखिएगा इसकी जीवनी लिखी है हुईली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्राचीन भारत में अग्रहार अनुदान किसे प्राप्त था? ये अग्रहार अनुदान याद रखिएगा, ये अग्रहार अनुदान दिया जाता है ब्राह्मणों को। ठीक है, कहने का मतलब एक ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है, कंबाइंड रूप में 2 ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है, संयुक्त रूप से ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है ना। और ये जो अग्रहार अनुदान है ये क्या है? ये ग्राम अनुदान है। ये ग्राम अनुदान है। शासक एक ब्राह्मण को या एक से ज्यादा ब्राह्मण को पूरा पूरा गांव ग्रांट के रूप में दे देता है। तो इसीलिए ये क्या है? ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं क्या है? ये इनकम का ट्रांसफर है। ध्यान रखिएगा, ये इनकम का क्या है? ट्रांसफर है। इस गांव से आने वाला इनकम जो राज्य को मिलता था, अब अनुदान देने के बाद वो इनकम किसको मिलेगा? ब्राह्मण को या संयुक्त रूप से किसी ब्राह्मण को मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी, ब्राह्मण को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गणतंत्र व्यवस्था की प्रथम जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जनपद के रूप में डेवलप कर गया। कुल 10 जनपदों का विकास हुआ, लेकिन सभी जनपदों में एक समान व्यवस्था नहीं थी। कहीं राजतंत्र की व्यवस्था थी, कहीं गणतंत्र की व्यवस्था थी, कहीं संघात्मक व्यवस्था थी। तो उसी दौर में कुछ ऐसे भी जनपद थे जहां गणतंत्र का सिस्टम था। इसका मतलब है कि ये जानकारी कहां से मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण से, है? जो विभिन्न जनपदों के राज्य प्रणाली के बारे में वर्णन करता है। तो ये राजतंत्र की भी बात करता है, गणतंत्र की भी बात करता है, संघात्मक व्यवस्था की भी बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, इस बुक का मुख्य थीम क्या है? राजत्व सिद्धांत है, राजनीतिक स्थिति है, प्रशासन के बारे में कुछ चर्चा है, कुछ अधिकारियों की चर्चा है। और ये बुक किसकी है? ये बुक है हर्षवर्धन की। याद रखिएगा, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। यद्यपि बाणभट्ट कंटेम्पररी है, हर्षवर्धन के कंटेम्पररी, हर्षवर्धन के दरबारी, भोजपुर के निवासी, और इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था हर्षचरित्र, जिसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा। और बाणभट्ट की एक और रचना है, उसका नाम है कादंबरी, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है हून शासकों के संदर्भ में विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। आपका ए है इस वंश के 2 महान शासक हुए तोरमान और मिहिरकुल। बिल्कुल सही है, 6वीं 7वीं शताब्दी में, यानी हर्षवर्धन के कंटेम्पररी है। तो ध्यान रखिएगा, यही दोनों महान शासक हुए, तोरमान भी, मिहिरकुल भी। इन्होंने शैव संप्रदाय और सौर संप्रदाय को अपना समर्थन दिया। इन्होंने शैव धर्म को भी माना, इन्होंने सूर्य की उपासना की। इनके द्वारा निर्मित एक सूर्य मंदिर है, मोदेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात में, काफी पॉपुलर है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। और इनके द्वारा जारी गधेया प्रकार का सिक्का काफी लोकप्रिय हुआ। याद रखिएगा, गधेया नॉर्थ वेस्ट में यज्ञ वेदी को कहा जाता था। ये मिश्रित धातु का सिक्का है, चांदी और तांबे का सिक्का है। ये काफी पॉपुलर हुआ ब्रिटिश काल तक, जब तक इसको बंद नहीं किया तब तक चल ही रहा था। ठीक है,
इसका मतलब ये भी सही है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई उज्जैनी को, बिल्कुल गलत। आपको पता ही होगा कि मध्य एशिया क्षेत्र से हून आगे बढ़े और वहां से ये बैक्टीरिया के पास आते आते दो ब्रांच में बट गए थे, एक श्वेत हून कहलाता था, एक काला हून कहलाता था। श्वेत हून धीरे धीरे कहां पहुंच गया, इराक पहुंच गया, वहां से भारत के नॉर्थ वेस्ट में आया। और तब आप देखते क्या है, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र को विजिट करते हैं, आगे मालवा में भी कुछ क्षेत्र इनके पास था, राजस्थान में भी इनके पास क्षेत्र था, यानी एक बड़े साम्राज्य का निर्माण इन्होंने किया था। लेकिन राजधानी उज्जैनी नहीं थी, इनकी राजधानी थी कहां, याद रखिएगा, इनकी राजधानी है साकल, सियालकोट, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है कि मोहम्मद शाह रंगीला की रुचि किस नृत्य में थी। मोहम्मद शाह, जिसकी रंगीला मतलब की उपाधि है, उत्तर मुगलवर्ती शासक के रूप में है मोहम्मद शाह, आपने सुना होगा ना। और ये मोहम्मद शाह रंगीला का जो संपर्क है, रुचि है, वो कथक नृत्य से है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मुगल काल में किस स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के संदर्भ में कौन सा युग सही नहीं है। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल काल के पतनोन्मुख दौर में, हर मतलब कि औरंगजेब के मरने के बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक का दौर शुरू होता है, तो शासक की तुलना में शासक बनाने वाले प्रभावी हो जाते हैं। तो जो भी उस दौर के मतलब पॉपुलर गवर्नर हुआ करते थे, उन लोगों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी थी। तो हैदराबाद में चिनकिलिज खां, ये तो ठीक ही है, नहीं, इसी को कहते हैं निजामुल मुल्क। उसके बाद अवध में शहादत खां, ये भी सही है। रोहिलखंड में वीर दाऊद अली मोहम्मद, ये भी सही है। कर्नाटका में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, याद रखिएगा, उसका नाम था सादुल्ला खां, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। 1700 ईस्वी में चूड़ामन ने भरत राज्य की नींव रखी, एकदम सही है, भरत राज्य की नींव रखी थी चूड़ामन ने, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा गया है, कहीं कहीं आपको मिलेगा अफलातून कहा गया है, कहीं कहीं आपको मिलेगा प्लेटो कहा गया है, ठीक है, अच्छा ये भी सही है। तीसरा है, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र जाट जाति का निवास स्थान हुआ करता था, नहीं, जाट राज्य आगरा, मथुरा, दिल्ली का क्षेत्र था, याद रखिएगा, दिल्ली, आगरा और मथुरा का क्षेत्र था, वो हरियाणा का क्षेत्र नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, है ना, इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, आपने पढ़ा ही होगा 1664, है ना। तो ये स्थापना हुई थी लुई 14 के काल में, जिस वक्त कोलबर्ट उसका वित्त मंत्री हुआ करता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों का के दमन का चित्रण किया गया है, रचना किसकी है। नहीं, नील विद्रोह पे आधारित रचना है नील दर्पण, और ये रचना है किसकी, दीनबंधु मित्र की रचना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो आपका प्रश्न है वो है, बंगाल में तेबागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं, भुवन सिंह। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, हमें 3 हिस्सा चाहिए, ये आंदोलन कर रहे थे किसान। तो ये आपका विकल्प है, जमींदारों की भागीदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। हमें क्या चाहिए, तेबागा 3 हिस्सा चाहिए, है ना। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंफर्म है, पहला ही मतलब स्पष्ट कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1930 के दशक में भारत में श्रमिक विधेयकों को पारित करने के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या थी। मुख्य प्रेरक शक्ति क्या थी, तो आर्थिक मंदी नहीं, अच्छा औद्योगिक अशांति नहीं, वाशिंगटन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सुझाव का मसौदा नहीं, जेएच व्हिटले की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑल इंडियन लेबर द्वारा प्रस्तावित सुझाव, बिल्कुल सही है, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पूछ रहा है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से किस तत्व ने साझा कारण सम्मिलित कारण मुहैया करवाया। यानी ओवरऑल जितने भी आपका ट्राइबल मूवमेंट हो रहे हैं, वहां पे ये कारण हर हाल में अवेलेबल है। कौन सा कारण हर हाल में अवेलेबल है, तो याद रखिएगा, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाना, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। कारण तो यह भी है, कारण यह भी है, जनजातीय क्षेत्र में मध्यस्थों के रूप में बड़ी संख्या में डिकुओं का प्रवेश जो हम पढ़ते हैं, महाजनों का प्रवेश, महाजनों का, व्यापारियों का, ठेकेदारों का प्रवेश, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। कोई एक इसमें से सटीक आंसर चुनना पड़े और लगे कि ये हर जगह लगभग है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है
कि भाई उनकी जो परंपरागत व्यवस्था थी ब्रिटिशर्स ने समाप्त कर दिया, और वो जो विद्रोह कर रहे थे उनके विद्रोह का मूल उद्देश्य क्या था? अपनी परंपरागत व्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है, अन्य कारण भी मौजूद थे, लेकिन मेन रीजन वही हुआ करता था कि वो अपनी कृषि व्यवस्था को स्थापित रखना चाहते थे, फुटकट्टी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, पाइकारी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे रोक लग गया, उसे स्थापित करना चाहते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत का सुगठित मुस्लिम राज्य का निर्माण ही मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। उत्तर पश्चिम भारत का सुगठित मुस्लिम राज्य का निर्माण ही मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है, यह स्टेटमेंट किसका है? आपके सामने विकल्प है मोहम्मद इकबाल, रहमत अली चौधरी, मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर। तो याद यहां पहले यह रखना है कि यह स्टेटमेंट है मोहम्मद इकबाल का, और मोहम्मद इकबाल ने यह स्टेटमेंट दिया था 1930। याद कीजिए, इस वक्त इलाहाबाद में क्या लीग का सेशन हो रहा था, उसी दौरान इकबाल ने यह कहा था कि भाई उत्तर पश्चिम भारत का सुगठित मुस्लिम राज्य का निर्माण ही मुस्लिमों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। बिल्कुल सही है। और यहां पे रहमत अली चौधरी भी एक विकल्प के रूप में, आपको पता ही है, पाकिस्तान शब्द दिया था किसने? रहमत अली चौधरी ने। रहमत अली चौधरी कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, इनका एक पम्पलेट नाउ ऑन नेवर पब्लिश हुआ था, उसी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द को डिफाइन किया था, है ना? यानी बात किया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, ये सबको जोड़कर क्या बनाया जाए? एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक राज्य पाकिस्तान राज्य का निर्माण की बात की गई, प्रस्ताव आया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा 1940 लीग का अधिवेशन हो रहा है लाहौर में, और अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी में पहली बार सेपरेट मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 38। 39 हम लोग देखते हैं, सॉरी। वी पुस्तक की रचयिता कौन? WEV। आपके सामने विकल्प है जयप्रकाश नारायण, गोलबरकर, मानिकचंद और वीर सावरकर। आंसर होगा गोलबरकर की रचना है भी नहीं, ये हिंदू महासभा के सरसंचालक हुआ करते थे, इन्हीं की रचना है भी। अब क्वेश्चन बन सकता है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1915 में, है ना? चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस देशों की सहायता से की गई? आपको मालूम ही होगा 1964, और मुख्य रूप से तो रूस की भागीदारी थी और अंशतः रूप से रोमानिया की भागीदारी थी, है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार अब बिहार में मतदाताओं की संख्या कितनी है? अब बिहार में मतदाताओं की संख्या कितनी है? अभी हाल फिलहाल आपका इलेक्शन हुआ है ना? तो याद रखिएगा 7.64 करोड़, 7.64 करोड़। और इस इलेक्शन में यह भी ध्यान रखिएगा 21,680 ऐसे मतदाता थे जिनका एज 100 प्लस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, किस पुस्तक से बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की जानकारी मिलती है? नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, आगजनी की घटना को अंजाम दिया। नहीं, 3 महीने तक लाइब्रेरी जलता रहा, आपने सुना ही होगा। एक बुक है मिनहाज उस सिराज की रचना तबाकत नशीरी, ये 200 सिपाहियों के साथ उस क्षेत्र पे आक्रमण की चर्चा करता है, नालंदा विश्वविद्यालय की बर्बादी की चर्चा करता है। ठीक है, अब भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, इसमें भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन ये कंटेम्पररी नहीं है, और ये लामा तारानाथ का विवरण है भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं के लिए कितनी धनराशि का योगदान प्रस्तावित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत महिलाओं के लिए 10 लाख की राशि क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, और जिसमें 5 लाख जो है ना, ये बिल्कुल महिलाओं के लिए अनुदान के रूप में मुफ्त है, फ्री, और मात्र 5 लाख जो इस धन का इस्तेमाल करेगी, 5 लाख सरकार को रिटर्न करेंगी, लेकिन 84 आसान किस्तों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, बिहार में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन कब किया गया था? ये काफी पहले राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम है, वहीं हुआ था, और ये हुआ था वर्ष 1996 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? मंडन मिश्र बिहार के बड़े ही विद्वान, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है ना, और इनकी पत्नी भी काफी मतलब स्कॉलर हुआ करती थी, आपने नाम सुना होगा, ये भारती मिश्र। तो ये योगदान जो दिया जाता है बिहार सरकार की ओर से ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये धर्म और दर्शन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन का आयोजन हुआ? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुल कितने अधिवेशन का आयोजन हुआ? 1, 2 और 3। याद रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व, सॉरी हाँ पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 3। कैसे? एक तो आपका पटना, मधोलकर थे अध्यक्ष, पटना बांकीपुर में हुआ था, है ना, और दूसरा आपका हुआ था कहां? 1922 गया, जो अध्यक्षता किया था सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने। और आगे 1941 में आपका हुआ था कहां? 1940 रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था ये आपका अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, तो यही 3 अधिवेशन की बात हम लोग कर सकते हैं बिहार में।